नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। और जैसा कि आपको विदित है कि हम अपना पूर्व कक्षा में प्रथम पाठ जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है उसको हमने पूर्ण किया और आज आपके समक्ष उपस्थित है कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा गया मियां नसीरुद्दीन। कृष्णा शोभती हिंदी साहित्य की एक ऐसी हस्ताक्षर है जिन्होंने बिल्कुल बिहारी के द्वारा लेखन कार्य को अनुकरण किया है कि कम लिखना लेकिन उन कम शब्दों में भी अपना बहुत कुछ लिख देना। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कृष्णा शोभती के परिचय के साथ, जीवन परिचय के साथ। ये कहा जाता है कि कृष्णा शोभती जो है उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बहुत कम लिखा, लेकिन जैसा भी लिखा वो अपनी अमिट छाप के साथ आज भी हम सभी को प्रेरित करता है। और उनके द्वारा जो अधिकतर रचनाएं लिखी गई हैं वो भारत और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण संबंधों से संबंधित कालजयी रचनाएं हैं जिनका हर काल में, हर युग में, हर समय में अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसे महान साहित्यकार और लेखिका को हमने पिछले वर्ष 2019 25 जनवरी को खो दिया। तो आइए चलते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात, जो पश्चिमी पंजाब है, यानी पंजाब के पश्चिमी भाग जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, इनका वहां जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु जो है वो 25 जनवरी 2019 को पिछले वर्ष ही हुई। इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये थे इनके उपन्यास। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये इनके जो है कहानी संग्रह है। और हम हशमत शब्दों के आलोक में, ये इनके संस्मरण है। इनको अपने साहित्य कार्य और योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी का शलाका सम्मान, हिंदी साहित्य की मैतर सदस्यता यानी फेलोशिप भी मिली और कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी ये सम्मानित की गई। वे ये मानती थी कि कम से कम लिखना लेकिन विशिष्ट लिखना महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने बहुत संयमित लेखन कार्य किया, लेकिन साफ सुथरी रचनात्मकता के साथ हमेशा अपने पाठक वर्ग को प्रभावित किया। उन्होंने कई उपन्यास, कहानियां और संस्मरण के माध्यम से हिंदी साहित्यिक संस्कार को विस्तृत कर दिया और उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र भी दिए जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत और मियां नसीरुद्दीन। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं उनमें आपका नाम भी महत्वपूर्ण है। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल का जैसे झूठा सच उपन्यास है, राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव और भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया तमस के अलावा कृष्णा शोभती के द्वारा लिखा हुआ जिंदगी नामा भी एक महान उपलब्धि है। बात आती है संस्मरण के क्षेत्र की। तो संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उन्होंने एक ऐसा संस्मरण और जीवन चरित्र हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का एक सृजन करके एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। कृष्णा जी का जो भाषा प्रयोग है वो भी बहुत प्रशंसनीय है। भाषाओं में विविधता है, जहां हिंदी का संस्कृत निष्ठ रूप है यानी तद्भव युक्त रूप है, वहीं उर्दू का बांकपन भी शामिल है, पंजाब की जिंदा दिली भी उनकी रचनाओं में दिखाई देती है, क्योंकि ये सारा पुट भौगोलिक रूप से उनके जीवन को प्रभावित करता रहा है। बात आती है पाठ के परिचय की। तो ये क्या शब्द चित्र है। जब भी हम इस रचना को पढ़ते हैं तो हमारी कल्पनाओं में एक चित्र साकार होने लगता है और लेखिका के द्वारा प्रयुक्त किए गए ये सभी शब्द जो हैं एक उसी पात्र को अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कल्पनाओं में अपने आप ही सजीव करने लग जाते हैं, जिसे हम शब्द चित्र कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है मियां नसीरुद्दीन, जो खानदानी यानी प्राचीन समय से अपने पैतृक व्यवसाय नान रोटी सेकना का कार्य करते हैं। उनका कैसा व्यक्तित्व है, उनकी रुचियां कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा है, ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे प्रकट की हैं। वे रोटियां सेकने के अंदाज की भी तारीफ करते हुए कहती है कि जैसे कोई मसीहा अपनी रचना को एक अलग ही अंदाज से तैयार करता है, वैसे ही मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला में
महारत हासिल कर चुके थे। वे एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व भी करते थे जो अपने पेशे को कला का दर्जा मानते हैं, यानी जो उनका व्यवसाय है वो एक आर्ट है और ये व्यक्ति वही कर सकता है जिसको ये कला आती है, जिसमें ये हुनर है, जो इस हुनर को और ज्यादा निखार कर अपनी दक्षता और कौशल के साथ काम में लेता है। मात्र पैतृक रूप से ये आने वाली संततियों को प्रदान प्रदान करने वाली कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है, ये एक कौशल है जिसमें व्यक्ति को करके सीखने में ज्यादा आनंद आता है और ज्यादा प्रवीणता प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मियां नसीरुद्दीन की तरफ। अब जो लेखिका है वो क्या है, साक्षात्कार लेने जाती है, यानी एक इंटरव्यू लेने जा रही हैं और उस इंटरव्यू में वो किसका इंटरव्यू लेती है, मियां नसीरुद्दीन का। और मियां नसीरुद्दीन किस कारण से वहां बहुत ज्यादा प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि वो मसीहाई अंदाज में नान रोटी सेकने की कला में प्रवीण थे और नान रोटी भी एक तरह की नहीं बल्कि 56 तरह की रोटियां तैयार करते थे। तो देखिए कैसा वहां का वातावरण है और किस वातावरण में लेखिका की भेंट होती है अपने उस महत्वपूर्ण पात्र से जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीहाई अंदाज का। यानी लेखिका कह रही है कि मैं ऐसे तंग मार्ग से, जिसमें खूब ही मिट्टी भरी हुई थी और कुछ खंडहर थे, वहां से निकल रही थी। अगर मैं उस दिन वहां से नहीं जाती ना तो राजनीति, साहित्य और कला, इन क्षेत्रों के विशेष कला में महारत हासिल करने वाले मसीहा मियां नसीरुद्दीन से मेरी पहचान नहीं हो पाती, जो अपने एक अलग ही अंदाज से रोटियां सेका करने के कार्य में महारत हासिल कर चुके थे। हुआ ये कि एक दोपहर जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर हम निकल पड़े। एक निहायत यानी बिल्कुल ही मामूली यानी बहुत साधारण सी अंधेरी सी दुकान, और दुकान पर पटापट आटे के ढेर संते देख ठिठके। पटापट यानी आटे के ढेर फटाफट फटाफट उसके ऊपर लगातार निरंतरता के साथ इकट्ठे हो रहे थे। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, भाई ईद पे जो सेवइयां तैयार हो करते हैं तो या तो उसकी तैयारी हो रही होगी, पर पूछने पे पता चला कि आप तो खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हो। मियां मशहूर है किस लिए, 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए। रोटियां हमने देखा है भाई अलग अलग से प्रकार से बन सकती हैं, लेकिन वो भी 56 तरह की बन सके ये तो वास्तव में आश्चर्य की बात है। हमने तो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं, मौसमों की मार से पका चेहरा और आंखों में काइयां भोलापन, यानी आंखों के नीचे की तरफ काले घेरे थे लेकिन फिर भी उनकी आंखें उनके भोलेपन को प्रकट कर रही थी। और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी पर यानी उनके मस्तक पर, भाल पर, यानी आगे ललाट पर जो है वो कारीगरी के तेवर जो है उनकी माथे पर बनी हुई उन झाइयों से यह पता चल रहा था। क्या कहते हैं, हमें ग्राहक समझकर मियां ने नजर उठाई और बोले, फरमाइए। हम भी झिझक कर बोले, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपके पास वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। पंच हजारी यानी जैसे कि वो किसी रियासत के रियासतदार हैं या बहुत ऊंचे अधिकारी हैं। निकाल लेंगे भाई वक्त थोड़ा सा, पर कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर उन्होंने देखा और फिर आगे बोला, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो ना, कि भाई कहीं समाचार पत्र पर लिखने वाले पत्रकार तो नहीं हो। ये तो खोजियों की खुराफात है, यानी आपको तो कहीं ना कहीं से कुछ खोज निकालनी है तो आप तरह तरह के तरीके जो है अपनाओगे। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। देखिए किस तरह से लेखिका उनके समक्ष खड़ी है और कैसे आटे का ढेर उनके पास पड़ा है और वो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। अब कहते हैं जो समाचार पत्र छापता है और पढ़ने वाला है उनको हम निठल्ला समझते हैं, यानी जिसका कोई काम नाम नहीं है वो यही काम करता है। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर आपने यहाँ तक आने की अगर तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने वापस से कहा, पूछना यह था कि अलग अलग तरह की रोटियां पकाने का ये हुनर जो है वो आपने कहाँ से हासिल किया। मतलब
आपने ये जो तरह-तरह की रोटियाँ पकानी सीखी है, ये जो आर्ट है, ये जो कला है, आपने कहाँ से सीखी? मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखें के कंचे हम पर फेर दिए, यानी आँखें हमारी तरफ घुमा ली और फिर तरेर कर बोले, यानी तीखी आवाज में बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? यानी आप खुद मुझे बताओ कि जो नान भाई है, जो हमारा पैतृक जो धंधा है, जो पैतृक हमारा पेशा है, उसकी शिक्षा लेने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा क्या? नगीना साज यानी नगीनों का काम करने वाला, जो जेवर वगैरह जो है, गहने वगैरह जो है किया करता है, वो किसी और के पास जाता है। ये कला तो उसको आनुवंशिक रूप से भी मिलती है। क्या आईना साज के पास जाएगा? क्या आईना साज यानी जो कांच के शीशे वगैरह जो बनाता है, क्या मीना साज के पास जाएगा? यानी जो मीनाकारी की जाती है गहनों के ऊपर, उसके लिए क्या उसके पास जाएगा नान भाई रोटियों का हुनर सीखने के लिए? क्या रफूगर यानी कपड़े जब फट जाते हैं तो उस पर रफू किया जाता है, क्या उसके पास जाएगा? क्या रंगरेज के यहाँ जाएगा जो कपड़ों पर रंग किया करता है? क्या तेली तंबोली से सीखने जाएगा, यानी जो धानी में से तेल वगैरह निकालने का काम करते हैं? क्या नान रोटी सेकने का जो हुनर है वो लेने के लिए मैं मुझे इन लोगों के पास जाना पड़ेगा? क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा है, यानी ये तो हमारी खानदानी कला है जो हमें आनुवंशिक रूप से मिली है। हाँ, इल्म की बात पूछिए, अगर आप तालीम की बात पूछना चाहते हो तो जो कुछ भी सीखा है हमने अपने वालिद, वालिद यानी पिता, उस्ताद से ही सीखा है, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं। मतलब ये कि हम घर से ना तो निकले और ना ही कोई और पैसा ना ही कोई और जो पेशा है वो अख्तियार करा, यानी मुझे और किसी प्रोफेशन में जाने की और किसी क्षेत्र में जाने की और अपनी किस्मत आजमाने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी मिला मिला मुझे मुझे मेरे वालिद से मिला, यानी पिता से मिला। जो बाप दादा का हुनर था उन्हीं से मैंने यह पाया। वालिद मरहूम के उठ जाने के बाद आज उन्हीं के ढिए पर हम हैं, यानी पिता के चले जाने के बाद उनके द्वारा बताए गए इसी पेशे से हम आज भी जुड़े हुए हैं। अब वापस से उस पत्रकार ये जो साक्षात्कार ले रही हैं लेखिका, इन्होंने पूछा आपके वालिद यानी आपके पिता, प्रश्न रखती है, भाई उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तो मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर के लिए किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी वो सोच में निमग्न हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर उन्होंने सिर हिलाया और क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही, नान भाई गडैया वाले के नाम से। क्या नाम बताया? मियाँ बरकत शाही नान भाई गडैया वाले के नाम से। ये बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके थे। और उनके वालिद, उनके भी वालिद यानी मियाँ नसरुद्दीन के दादा, यानी कि हमारे दादा साहिब, उनका नाम था आला नान भाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद है? वापस से लेखिका ने इनके समक्ष एक प्रश्न उपस्थित किया। और मियाँ नसीरुद्दीन जवाब देते हैं, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं आता। हाँ, यानी वास्तव में उन्होंने बताया है कि मात्र आनुवंशिक धंधे को अपनाने के पीछे ऐसा नहीं है कि आपको काम करने का हुनर भी आनुवंशिक तौर पे मिल गया। जब तक आप काम करोगे नहीं, किसी काम को करने मात्र से ही उसका अनुभव आता है। हाथ में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से किसी काम का इल्म, तालीम, शिक्षा प्राप्त नहीं होती। यानी मात्र कोई नसीहत दे दे, सलाह दे दे, उससे काम नहीं आता, काम तो करने से आता है। बजा फरमाया है। पर ये तो बताइए, लेखिका कहती हैं, वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात बताई, पर ये बताओ कि जब आप, यानी भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, इस काम पर लगे थे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर आपसे कुछ कहा होगा। यानी आपको जब काम की आप शुरुआत करने लगे थे तो आपके पिता ने आपको कुछ तो शिक्षा, कुछ तो कोई अनुभव, कोई तो ऐसी बात समझाई होगी। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, यानी वो वहां पर धूम्रपान कर रहे थे, फिर अपना गला साफ किया और बड़े अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दीजिए। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, क्या कहता है? कै अलिफ, अलिफ यानी ए, बच्चा कहता है अलिफ ए। कै बे यानी बी, एबीसीडी सिखाते हैं ना, वैसे ही मदरसों में इस तरह की पंक्तियां सिखाई जाती है। तो मियाँ नसरुद्दीन उसी बात को उदाहरण के तौर पे धरते हैं कि आप तो ये कह रहे हो कि आप कहोगे ए तो मैं भी बोलूंगा ए, आप कहोगे बी तो मैं भी बोलूंगा बी।
इसी तरह से वो उदाहरण देते हैं, क्या है ज़ीम, तो बच्चा कहेगा ज़ीम। इस बीच उस्ताद जो है वो जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। यानी जब कहीं भी जो शिष्य अटक जाता है तो जो गुरु है वो क्या कहेगा, उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है हाथ हाथ के द्वारा एक थप्पड़ लगाते हुए उसको, जैसे ही वो शिष्य चुप होएगा तो उसको फिर से तेज बोलने के लिए प्रेरित करेगा। तो समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है और दूसरी क्या होती है, बात बीच में छोड़कर सामने से गुजरते हुए मीर साहब को उन्होंने आवाज दी, कहा और भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों भाई, सुबह आप आई नहीं क्यों? उन्होंने अपनी बात को बीच में रोक दिया। पढ़ाई के दो तरीके बताए, जो गुरु कहेगा उसी चीज का दोहरान शिष्य करेगा, लेकिन जो गुरु कहेगा उसको अपने काम में लाने के बाद शिष्य उसको और ज्यादा निखार करके प्रवीणता के साथ उसे प्रस्तुत करेगा। मियां नसरुद्दीन ने अपने जीवन में इसी प्रकार के उदाहरण को अपनाया था। तो आज की कक्षा में इतना काफी है। कल हम अपनी कक्षा में आप आगे पढ़ेंगे कि मियां नसरुद्दीन ने किस तरह के वालिद के अनुभव या वालिद की सीख के बारे में लेखिका कृष्णा शोभती को बताया और किस तरह से वो अपने जीवन में कर कर सीखने के अनुभव को हमारे साथ साझा करते हैं और पाठक वर्ग को भी इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वास्तव में किसी भी कला में महारत तभी हासिल होती है जब आप उसे करके सीखते हो। मात्र हाथ पर हाथ धरे सलाह मशवरा करने से या बैठे बातें करने से आप किसी भी कला में प्रवीणता हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद बेटा, आज की कक्षा में यहीं विराम लेते हैं।